लास्ट क्लास में हम लोगों ने ड्रैगो रूल के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ में ये चीज़ भी देखी थी कि किस तरीके से आपके लोन पेयर्स के आ जाने के बाद बॉन्ड एंगल में फ़र्क पड़ता है। उसमें मुझे डॉनेट ने डाउट भी पूछा है जो मैं इस वीडियो के एंडिंग में बता दूंगी। ठीक है। अच्छा, और अगर आपके साइड आइटम्स अलग हैं, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, तो क्या फ़र्क पड़ता है आपके बॉन्ड एंगल पे। ठीक है। या फिर अगर सेंट्रल एटम अलग हो रहे हो, साइड एटम सेम हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है। ओके, तो अभी ये सारा पार्ट हम लोगों का फिनिश हो चुका है। अब नाउ हम लोग लेकर आने वाले हैं बेंड्स रूल को। अब ये बेंड्स रूल है क्या, क्या इससे पहले तुमने बेंड्स रूल के बारे में सुना है? तो ऑब्वियसली नॉट। हाँ, बट बेंड्स रूल से रिगार्डिंग थोड़ी बहुत जानकारी मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। ठीक है। कहाँ? जब हम लोग sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन को पढ़ रहे थे, क्योंकि यूजुअली हम लोग बेंड्स रूल जो होता है वो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन के लिए ज़्यादा अप्लाई करते हैं, कुछ हद तक sp3 D3 हाइब्रिडाइजेशन में अप्लाई करते हैं, और सबसे लीस्ट एप्लीकेशन बेंड्स रूल की आपको देखने को मिलेगी sp2 sp3 और sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन में। ऐसा क्यों? ये मैं किस बेसिस से बोल रही हूँ, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लॉजिक सुनो। आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में तुम्हें पता है कि अगर A एक सेंट्रल एटम है और उसके आजू बाजू के जो साइड एटम्स है B, अगर मैं तीनों को सेम मान लूँ, ठीक है, फिलहाल मैं सेम मानकर चल रही हूँ, तो ऐसे में यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ये जो बॉन्ड एंगल होता है इन सब के बीच में, साइड एटम्स के बीच में, ये क्या होता है 120 डिग्री। यानी मैं कह सकती हूँ कि वो जो बी जिन जिन पोजिशंस पे लगा है, यहाँ पे आप लोगों की ऑल 3 पोजिशंस आर इक्विवेलेंट। आपकी सारी की सारी 3 पोजिशंस कैसी हैं बताइए? इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर मैं बात sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बदले अगर मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की करती हूँ, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, आप लोगों के पास मान लेते हैं ये ऐसे 4 एटम सेम एटम्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये ऐसे 4 सेम एटम्स लगे, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल है, यहाँ पे सर्टेन बॉन्ड एंगल है, यहाँ पे सर्टेन बॉन्ड एंगल है, यहाँ पे सर्टेन बॉन्ड एंगल है। लेट्स से दिस बॉन्ड एंगल इज आइडियली इतना होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ऑल 4 पोजिशंस आर सेम। चारों पोजिशन में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। चारों पोजिशंस आप लोगों की कैसी हैं? आपके टेट्राहाइड्रल के वर्टेक्स की तरफ जा रही हैं। अच्छा, sp3D2 की बात कर लेते हैं। तो sp3D2 में क्या हिसाब किताब चलता है? सेंट्रल एटम A होता है, जो साइड एटम्स होते हैं वो इस तरीके से कॉर्नर की तरफ डायरेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो आप लोगों का 90 डिग्री का होता है। ये एक स्क्वायर क्रिएट होता है, और जो बचे हुए 2 एटम्स हैं वो इस A के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल 90 90 90 90 और यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल 90। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा हमें लग रहा था कि 4 जो एटम्स हैं वो प्लेन में है, और बाकी के 2 एटम्स अबोव एंड बिलो द प्लेन है, तो अलग होने चाहिए। बट नहीं, वो अलग नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे आप प्लेन में रहो या चाहे आप प्लेन के ऊपर या नीचे रहो, दोनों ही सिनेरियो में जो बॉन्ड एंगल आप क्रिएट कर सकते हो, वो बॉन्ड एंगल आप क्या क्रिएट कर सकते हो? वो आप 90 डिग्री का ही क्रिएट कर सकते हो। यानी कि यहाँ मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि ऑल 6 पोजिशंस आर सेम। ठीक है, ये 6 की 6 पोजिशन सेम है। ओके, तो जब हम लोग बेंड्स रूल आगे पढ़ते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखनी होती है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन में चारों पोजिशन, तीनों पोजिशन, 6 पोजिशन सेम होती हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एटम कौन सी पोजिशन को ऑक्यूपाई करता है, बिकॉज ऑल आर सेम। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट sp3D हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जिसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, राइट, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट sp3D3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसका ज्योमेट्री होता है क्या नाम है आपका, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, इसमें सिनेरियो अलग है। क्यों इसमें सिनेरियो अलग है? क्योंकि आपका जो सेंट्रल एटम होता है A, वो क्या करता है, जो प्लेन क्रिएट करता है नीचे, वो प्लेन आप लोगों के 3 एटम्स से क्रिएट करता है, ये इस तरीके से। और ये 3 एटम्स आप लोगों का क्या है, एक ट्रायंगुलर प्लेनर, मतलब एक ट्रायंगल प्लेन क्रिएट करता है, सच दैट कि वहाँ पे बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का एग्जिस्ट करता है? आप लोगों के पास 120 डिग्री का एग्जिस्ट करता है। और जो बचे हुए 2 एटम्स होते हैं वो प्लेन के ऊपर होते हैं परपेंडिकुलरली। ठीक है, ये ऐसे ट्रायंगुलर प्लेन के परपेंडिकुलरली बिलो या फिर अबो।
और अगर वो परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली वहाँ पे बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होगा, 90। तो तुम यहाँ देखो, यहाँ पे आप लोगों की जो दो पोजिशंस हैं वो दोनों पोजिशन सेम नहीं है, ठीक है। मतलब 3 एटम 120 डिग्री वाली स्पेस पे है और बाकी के 2 एटम 90 डिग्री वाली स्पेस में, तो ये इक्विवेलेंट तो नहीं हो सकता। इतना तो बात दिमाग में जा रही होगी। अच्छा, और sp3d3 में आता है। sp3d3 के बारे में भी तुम्हें जानकारी है कि इसका जो प्लेन होता है, इसका जो प्लेन है वो कैसा प्लेन होता है, पेंटागोनल प्लेन होता है, ठीक है। इसका प्लेन कैसा होता है, पेंटागोनल। रुको, मेरा ड्राइंग स्किल्स उतने अच्छे नहीं है, पहले मैं एक पेंटागन बना लेती हूँ, फिर उसके कॉर्नर में मैं एटम्स को पुट कर दूँगी, ठीक है। ये ज़्यादा मेरे लिए ईजी और बेटर ऑप्शन रहेगा एज़ कम्पेयर टू मैं इमेजिन करके बनाऊँ, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे एक एटम बी, 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 और जो दूसरे एटम है आपके बचे हुए और 2, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेंगे। लेट्स से ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऊपर और उस प्लेन के नीचे की तरफ, ये ऐसा। तो क्योंकि जो एटम्स प्लेन में है, क्योंकि वो पेंटागोनल प्लेन है, तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल 72 डिग्री का होगा और बाकी जगह 2 जगह बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा। तो तुम ये देखो, क्या सारी पोजिशंस यहाँ पे इक्वल है? नहीं। तो यहाँ पे 2 ही ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, कि ऑल पोजिशंस आर नॉट सेम, ठीक है। ऑल पोजिशंस आर नॉट सेम मतलब जो प्लेन वाले लोग हैं, प्लेन में sp3d में 3 प्लेन वाले लोग हैं, तो वो तीनों एटम्स आपस में सेम पोजिशन शेयर कर रहे हैं, सेम लोकेशन में है। बट जो बाकी के 2 हैं उनकी लोकेशन अलग हो रही है, उनकी पोजीशन अलग हो रही है, उनकी डेजिग्नेशन अलग हो रही है। sp3d3 में जो नीचे में 5 लोग रह रहे हैं प्लेन में, वो सेम है, बट बाकी के जो 2 हैं वो दोनों अलग हैं। तो ऑल पोजिशंस आर नॉट सेम। बस यहीं पे हमको अब इस्तेमाल करना है आप लोगों का प्रिय ड्रैगोज रूल, ठीक है। तो यूजुअली हम लोग ड्रैगो रूल को पढ़ते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है। क्यों पढ़ते हैं उसको मैं रीज़न जस्टिफाई कर चुकी हूँ, क्योंकि पोजीशंस अलग हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल जैसे आता है, एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी ड्यूरिंग द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि when you are asked to draw PCl5, it is very easy for you to draw it because you will take phosphorus as a central atom and place 3 chlorine atoms in a triangular plane and remaining 2 chlorine atoms perpendicular the plane in this manner. No issues, ठीक है। As we know कि the atoms which are in a triangular plane are known as equatorial positions. We have already discussed this part. These positions are known as equatorial positions, okay, and the one which are perpendicular to this triangular plane are known as axial positions. And हमें ये भी पता है कि axial positions में जो atoms होते हैं उनकी bond length लंबी होती है। क्यों लंबी होती है? We have already discussed in previous classes. तो अभी वो डिस्कशन हम रिपीट नहीं कर रहे हैं कि क्यों लंबी होती है, वो क्यों छोटी होती है, कौन जल्दी टूटेगा, क्योंकि ऑलरेडी उस पर हम लोग आधा घंटा इन्वेस्ट कर चुके हैं ना। तो जिस चीज़ पे आप आधा घंटा इन्वेस्ट कर चुके हो उसका आप हर क्लास में तो रिपीट करोगे नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। बट द क्वेश्चन एंड द डाउट अराइजेस व्हेन यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ PCl3F2। अब मान लेते हैं मैंने ये सोचा कि चलिए मेरे हिसाब से PCl3F2 ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। बाय द वे आई एम ड्राइंग द करेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने ये आपका स्ट्रक्चर सजेस्ट किया कि मैं 3 क्लोरीन को आपके ट्राइंगुलर प्लेन में डालूंगी और 2 फ्लोरीन को मैं परपेंडिकुलर करूंगी। बट द सम वन अदर वन वो मुझे बोलेगा कि नहीं, क्यों ये वाला ऑप्शन क्यों सही नहीं है, आप 2 फ्लोरीन को यहाँ पे रखो, आप 1 क्लोरीन को यहाँ रख लो और बाकी के जो 2 क्लोरीन्स हैं उनको आप ऐसे परपेंडिकुलर रख दो। अब इसमें एक तीसरा पर्सन भी अपना सजेशन दे सकता है कि आप एक काम करो, नीचे 2 क्लोरीन को रखो और एक्शियल पे 1 फ्लोरीन और 1 क्लोरीन का कॉम्बिनेशन सेट करो। सो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं। बट नाउ वी हैव टू डिस्कस कि क्या इन तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हम रख लें क्या, आँख बंद करके कुछ भी रख लें, ठीक है। मतलब जो बोल रहा है उसकी बातों पे तुम यकीन कर लोगे कि नहीं, आपने मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर ये होना चाहिए तो मैं अपना स्ट्रक्चर ये बनाऊंगा, और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए तो आप अपने हिसाब से स्ट्रक्चर वैसा बना लो। ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। इनमें से कोई एक चीज़ ही सही है ना, तीनों तो सही हो नहीं सकती, या तीनों ही इक्वल प्रोबेबिलिटी के 1/3 1/3 1/3, ऐसा तो है। दिस स्ट्रक्चर इज करेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर आपका करेक्ट है, बराबर, ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। ये स्ट्रक्चर क्यों करेक्ट है? क्या फ्लोरीन को एक्चुअल पोजीशन में मैंने रखा तो मेरे कहने पे, या जिस
इंसान ने रखा, बुक बनाने वाले ने उसके कहने पे मैंने स्ट्रक्चर को करेक्ट किया है, नो। कुछ रूल्स होंगे, कुछ नियम होंगे, उन नियमों को हमें फॉलो करना है। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट दैट नियम। तो पहले आपके साथ इतना डिस्कशन कर लिया गया कि रिविजन पार्ट कि आपकी किन हाइब्रिडाइजेशंस में ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट होती हैं, कहीं भी रखो कैसे भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। किन हाइब्रिडाइजेशन में सेम नहीं होती है, क्यों सेम नहीं होती, दैट वी ऑल्सो डिस्कस। अच्छा, अब डाउट आ सकता है मैडम एसपी हाइब्रिडाइजेशन का तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है, तो यार एसपी हाइब्रिडाइजेशन का क्या हम लोग उसमें बातचीत करें। एक सेंट्रल एटम, एक बॉन्डेड एटम, व्हाट इज देयर टू बी डिस्कस्ड, ठीक है। मैक्सिमम 2 बॉन्डेड एटम्स, नथिंग टू बी डिस्कस्ड, तो वो इस पार्ट का ही हिस्सा नहीं है। तो ड्रैगो रूल वी यूजुअली अप्लाई ऑन sp3d and sp3d3, but there are many questions which can be explained which are not a part of sp3d hybridization and sp3d2 d3 hybridization, but we apply Drago rules in order to, not Drago rule, what we are studying Bend's rule, but we apply Bend's rule in order to explain the reasons, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल रखेंगे हम चीज़ों को, ज़्यादा उसको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि एट द एंड ये मैटर करेगा कि सवाल बनने चाहिए। देखो सिंपल सी चीज़ें हैं आप लोगों के पास, वो सिंपल सी चीज़ें क्या हैं, यू हैव अराउंड सेंट्रल एटम। अगर मैं सेंट्रल एटम के आजू की बाजू की बात करूँ तो सेंट्रल एटम के आजू बाजू में टोटल 3 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। पॉइंट्स वाइज डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हो सकता है लोन पेयर, यू नो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लोन पेयर, यस। आपके पास हो सकता है सिग्मा बॉन्डेड साइड एटम्स, मतलब ऐसे साइड एटम्स जो सिग्मा बॉन्ड मतलब नॉट सिग्मा बॉन्ड, लेट्स से सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, से सिंगल बॉन्डेड एटम्स है, सिंगल बॉन्डेड साइड एटम्स है आप लोगों के पास, ठीक है, ओके। आपके पास मल्टीपल बॉन्ड वाले लोग भी हो सकते हैं, मल्टीपल मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये वाले लोग भी हो सकते हैं, डबल या फिर ट्रिपल वाले। सो दिस मे बी अ पॉसिबिलिटी, ओके ठीक है, ये भी आप लोगों के पास एक पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे में क्या मैं डबल बॉन्ड वालों को मुझे इक्विटोरियल पे रखना चाहिए कि लोन पेयर को मुझे इक्विटोरियल पे रखना चाहिए, कहाँ किसको कैसे अरेंज करना है, तो अरेंजमेंट कैसे की जाएगी सेंट्रल एटम के आजू बाजू विथ रिस्पेक्ट टू दीज 3 स्पीशीज विच आर फाउंडिंग, जो हमें मिल रही हैं उनके सराउंडिंग में, इसी चीज़ को हम कहते हैं ड्रैगोस रूल, ठीक है, इसी चीज़ को कहते हैं हम लोग ड्रैगो रूल। तो पहले हम लोगों का बहुत ही सिंपल सा लॉजिक और नियम है, पहले उस नियम को हम लोग लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, बाद में आप इसको धीरे धीरे क्वेश्चंस में लॉजिकली एक्सप्लेन करना। थोड़ा सा टॉपिक ऐसा लगता है कठिन है, बट रियलिटी में नहीं है, 2-4 बार देखोगे, समझने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को टेंशन होनी चाहिए लोन पेयर की। तो लोन पेयर में फ़िलहाल मैं बात कर रही हूँ sp3d हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पेक्ट में। मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, sp3d। अब मैं sp3d रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो तुम्हें पता होगा कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन को बनाने के लिए ज़रूर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हुए होंगे, मिक्स हुए होंगे। हमने डिस्कस किया है कौन से होते हैं वो 5 एटॉमिक ऑर्बिटल। एक होता है s ऑर्बिटल, एक होता है आपका px ऑर्बिटल, एक होता है py, एक होता है pz और एक होता है dz², राइट, ठीक है। अब बताओ ये जो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इन 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ये नीचे का ट्रायंगुलर प्लेन क्रिएट किया होगा, ठीक है। और जो बाकी की ये 2 आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये ऐसे परपेंडिकुलर रहे होंगे, समझ रहे हो, बराबर, ये ऐसे रहे होंगे, जो कि आपको जानते हो कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपको 120 का मिलेगा और यहाँ पे आपको बॉन्ड एंगल 90 का मिलेगा। तो ये जो परपेंडिकुलर पोजीशंस हैं, दीज पोजीशंस आर टर्म्ड एज एक्सियल, और ये जो ट्रायंगुलर प्लेनर पे जो जगह पे जो लोग रहते हैं आर नोन एज इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशंस बनी कैसे, इक्वेटोरियल पोजीशंस बन रही हैं एस के, पी एक्स के और पी वाई के कॉम्बिनेशन से। एक्शियल पोजीशंस कैसे बन रही हैं, एक्शियल पोजीशन बन रही है pz और dz² के कॉम्बिनेशन से। यानी कि मैं क्या ये कह सकती हूँ कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन कैन बी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट उसका हो जाएगा आप लोगों का प्लेनर पार्ट, ठीक है, जो प्लेनर पार्ट, और दूसरा हो जाएगा आप लोगों का उसका परपेंडिकुलर पार्ट। और जो प्लेनर पार्ट है, प्लेनर पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 1s एंड 2p, यानी कि प्लेनर पार्ट इज sp2 एंड परपेंडिकुलर पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 1p एंड 1d, दैट इट इज अ pd। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट इट इज sp2 प्लस pd, बराबर, कैन आई से दैट? ऑब्वियसली आई कैन।
तो अब उसके बाद आप एक और चीज़ ध्यान से सोचें कि अगर मैं ऐसा कह सकती हूँ तो तुम अपनी छोटी सी बुद्धि लगाओ, सीधा सीधा आंखों से तुमको खुद को दिख रहा है कि ये जो प्लेनर पार्ट है, क्योंकि प्लेनर पार्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बना है, ठीक है, क्योंकि प्लेनर पार्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बना है, यानी कि प्लेनर पार्ट को फॉर्म करने के लिए s ऑर्बिटल जिम्मेदार है, या फिर मैं ये कहूँ कि प्लेनर पार्ट को बनाने के लिए s ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट है, s उसमें शामिल है। तो आई कैन से दैट देयर इज 1 s एंड देयर आर 2 p इन प्लेनर पार्ट, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि प्लेनर वाले में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेंस रूल में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो है वो कितना है, 33.33% है, और आप लोगों का परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर कितना है, 66.66% है, बराबर प्रोबेबिलिटी, राइट, इतना है किसमें, प्लेनर पार्ट में। बट अगर मैं परपेंडिकुलर पार्ट का हिसाब किताब देखूं तो परपेंडिकुलर वाले पार्ट में तो कोई एस ऑर्बिटल ही नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर में जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है, ये आप लोगों का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये वही आपके जो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, दीज टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव नो एस ऑर्बिटल इन देम, उनमें कोई एस ऑर्बिटल नहीं है, हैव नो एस ऑर्बिटल, उनके पास कोई एस ऑर्बिटल नहीं है उनके फॉर्मेशन में। अगर उनके पास कोई एस ऑर्बिटल ही नहीं है, इसका मतलब जो परपेंडिकुलर पार्ट है उसके पास परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर तो है ही नहीं, उसका तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पूरी तरीके से ज़ीरो है। और जो आप लोगों का क्या कहते हैं परपेंडिकुलर पार्ट है, परपेंडिकुलर पार्ट के पास पी है और परपेंडिकुलर वाले पार्ट के पास डी है, और दोनों ही 50-50% है। क्यों 50-50% है, क्योंकि एक पी है और एक डी है, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, 1/2 इम्प्लाई आपका 50%। तो यानी कि समझो कि जो नीचे का ट्रायंगुलर पार्ट है, नीचे का ट्रायंगुलर पार्ट इज 33% एंड आप लोगों का परपेंडिकुलर पार्ट हैव नो एस कैरेक्टर, यही क्या हैव नो एस कैरेक्टर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, इसके पास कोई एस कैरेक्टर नहीं है। ओके, तो ये हम लोगों ने एक टॉपिक समझ लिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन को लेकर। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप उन रिजल्ट्स को बाद में हम आखिरी में कंबाइन करेंगे, साथ ही साथ में बताती जाऊंगी तो दिक्कत हो जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब इतनी बकवास जो मैं कर रही हूँ, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, व्हाट इज दिस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, सबसे ज़रूरी चीज़, व्हाट इज दिस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, जिसके लिए हम लोग पूरा का पूरा बेंट रूल क्रिएट कर रहे हैं, बेंट रूल क्रिएट कर रहे हैं। ये परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर आखिर है क्या, ठीक है। तो देखो, आप एस कैरेक्टर को, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर को समझ कैसे, क्या फील क्या ले सकते हो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हियर एस, ठीक है। आपको एस का मतलब क्या समझ में आता है, तो तुम बोलोगे कि अभी तक जितनी भी मैंने पढ़ाई की है 11th स्टैंडर्ड में, आपको ये समझ में आता है मुझे कि परसेंट एस कैरेक्टर मतलब एस ऑर्बिटल की कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रही होगी। ओके ठीक है, तो मेरे को पहला एक पॉइंट जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं मैं तुम्हें बताती जाती हूँ कि एस ऑर्बिटल की कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रही होगी, बराबर, एस ऑर्बिटल कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, इन्वॉल्व रहा होगा। ओके, क्या एस कैरेक्टर से किसी इंसान को कुछ और समझ में आता है कि आप लोगों का और क्या है मीनिंग, तो हम उसमें यही बोलेंगे कि नहीं यार और क्या मीनिंग है, बस यही है, बस खत्म। एस ऑर्बिटल कितना है, पी ऑर्बिटल कितना है, एस ऑर्बिटल जितना होगा उसको एस कैरेक्टर बोलेंगे। जस्ट लाइक कि अगर आप लोगों के पास कोई एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 33.33 है और परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर आप लोगों के पास 66.66 है ना। अब ऐसा इसे कि मेरे पास मान लेते हैं sp3 है, तो sp3 में क्योंकि एक एस है और एक 3 पी है, तो एक एस ऑर्बिटल की वजह से उसका शेयर 25% होगा ओवरऑल में, और परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर 75% होगा। तो इनडायरेक्टली आप लोगों का, ठीक है, ये बताना चाह रहा है, वो एस कैरेक्टर जो ये वर्ड है ये बताना क्या चाह रहा है, एस कैरेक्टर ये बताना चाह रहा है कि जब आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स किया, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड, ठीक है, दे फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, दे फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बराबर। ये तो अपन जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से कि उन्होंने क्या बनाए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए। तो आपके पास उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर में, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर में एस शेप की, देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल है क्या, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इज जस्ट सुपर इम्पोज्ड वेव्स,
ठीक है, क्योंकि इतना तो हम जानते हैं कि ऑर्बिटल्स जो हम लोगों ने पढ़ के रखे हैं उनकी शेप द सुपर इम्पोज्ड वेव्स, ये एक इम्पोज्ड वेव्स है। तो आपको बस इतना बताना है कि उन सुपर इम्पोज्ड वेव्स में ऐसा आपके पास एस शेप्ड की वेव आखिर कितनी है, कितने परसेंटेज है, एस शेप्ड वाली आपकी वेव आपके पास कितनी है, ठीक है, कितनी है, एस शेप्ड आपके पास कितना है, एस शेप्ड आपके पास कितना है। यानी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को बनाने के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुआ था, अब उस एटॉमिक ऑर्बिटल के कितने अंश उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है ना। क्या हाइब्रिड एस ऑर्बिटल का पूरा नामो निशान मिट गया क्या? नहीं, पूरा नामो निशान तो नहीं मिट सकता, उसका कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक रहा होगा। तो कितना कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर है, जस्ट लाइक अगर एक बायोलॉजी के टर्म्स में अपन बोलें तो लाइक अ बेबी व्हेन इट इज बॉर्न, उसके अंदर फादर के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मदर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट वी से ना हाउ मच परसेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फादर वाले कितने हैं, मदर वाले कितने हैं। तो बस मेरे को वही जानना है कि व्हाट इज यू मीन बाय द टर्म परसेंटेज एस कैरेक्टर। हाइब्रिड ऑर्बिटल इज अ बेबी और उसके जो पेरेंट है वो एस और पी है, तो एस के कितने कैरेक्टर परसेंटेज और कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर आए, एस की कितनी प्रॉपर्टी, एस के जैसी कितनी प्रॉपर्टीज वो शो कर रहा है, पी के जैसी कितनी परसेंटेज वो प्रॉपर्टी वो शो कर रहा है, दिस इज नोन एज बस एस कैरेक्टर। इसी चीज को हम लोग एस कैरेक्टर कहते हैं, बराबर। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कहते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का मतलब क्या है। इट इज सिंपली कि आपने जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एस कैरेक्टर के जैसे उसके पास, एस ऑर्बिटल के उसके पास, अब आप लोगों के उसके पास कितने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो कर रहा है, कितना उसके जैसा वो बचा है। ये हो गया हम लोगों का पॉइंट नंबर 1 एस कैरेक्टर को लेकर। ओके, दिस इज आवर पॉइंट नंबर 1। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में आते हैं, ठीक है। एस ऑर्बिटल को बारे में तुम और क्या जानते हो? मैं उस ऑर्बिटल के बारे में ये जानती हूँ कि एस ऑर्बिटल बहुत ही बल्की होता है, बल्की मतलब मोटू होते हैं, ठीक है। दे आर टमी मतलब मोटू मोटू लोग होते हैं। दे नीड मोर स्पेस, ठीक है, दे नीड मोर स्पेस टू सेटल डाउन, मोर स्पेस, उनको बैठने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है। ये बात हमारे दिमाग में आती है। अच्छा, और पी ऑर्बिटल के बारे में आप क्या जानते हो? पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डबल होती है, वो लंबे होते हैं, ठीक है, वो बल्कि नहीं होते, वो ऐसा फैले हुए नहीं होते, वो मोटू नहीं होते, वो लंबे होते हैं, वो एलोंगेटेड होते हैं, वो पतले होते हैं, ठीक है, वो इलोंगेटेड होते हैं। दे नीड लिटिल स्पेस, उनको कम जगह में भी उनका काम चल जाता है। क्यों कम जगह में? क्योंकि उनको तो लंबा है ना, उनको तो ऊंचा ऊंचा जाना है, उनको तो फैलना है, उनको लेंथ वाइज फैलना है, उनको डायमीटर वाइज नहीं फैलना है। तो दे डोंट नीड मच स्पेस, दे डोंट नीड मच स्पेस, उनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती, दे डोंट नीड मच स्पेस। ओके, यहाँ तक हम लोगों को डन है। अब उसके अलावा क्या तुम और भी कुछ जानते हो एस कैरेक्टर के बारे में या एस ऑर्बिटल के बारे में? तो हमने कहा हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और है हम लोगों के पास परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर को लेकर। ये है कि एस ऑर्बिटल जो होते हैं, ये एस ऑर्बिटल, आई एम टॉकिंग अबाउट एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल आप लोगों के सबसे नियरर होते हैं न्यूक्लियस के, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नियरर होते हैं। यानी कि ये क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नियरर हैं, तो इन लोगों पे न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है। क्योंकि न्यूक्लियस इन पे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, तो ये न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। न्यूक्लियस इसको क्या करती है? ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। सो इफ़ यू आर गिवन एन ऑप्शन कि एस ऑर्बिटल को पे न्यूक्लियस का ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि पी पे, तो यू विल से कि आप लोगों के एस पे ज़्यादा होगा, क्योंकि एस न्यूक्लियस के। क्लियर? अब तुम खुद सोचो, अब इमेजिन करो यू हैव अ हाइब्रिड ऑर्बिटल, यू हैव HO, ठीक है। अब HO के पास, मान लेते हैं HO के पास कंप्लीट 100% तो एस कैरेक्टर हो नहीं सकता, ना ही HO के पास 100% पी कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। ना तो HO के पास 100% H कैरेक्टर हो सकता है, ना ही HO के पास 100% P कैरेक्टर हो सकता है, क्योंकि HO इज अ मिक्सचर ऑफ S, P एंड D। सो हाउ इट कैन बी 100%? अगर 100% तो कोई एटॉमिक ऑर्बिटल रहता है, 100% तो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल तो मिक्सचर होते हैं। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इमेजिन यू हैव अ हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल है मोर एस कैरेक्टर,
मोर एज कैरेक्टर कंपैरेटिवली, किसी के और रिस्पेक्ट में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लाइक मोर एज कैरेक्टर इन sp2, मोर एज कैरेक्टर इन sp2 देन sp3। अभी अभी ऊपर बताया था sp2 में 33.3 होता है और sp3 में 25 होता है। तो sp2 में एस कैरेक्टर ज़्यादा है, तो एस कैरेक्टर के ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है? व्हाट्स द मैटर, क्या सर्वर फ़र्क है कि मतलब क्या हो गया, एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो उससे क्या कोई दिक्कत हुई, कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ नुकसान हुआ, क्या हुआ ये कि जिन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पास कंपैरेटिवली एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो क्योंकि एस कैरेक्टर यानी कि एस ऑर्बिटल के कैरेक्टरिस्टिक, एस ऑर्बिटल यानी कि न्यूक्लियस के क्लोज यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, समझ रहे हो, न्यूक्लियस के क्लोज यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। तो जिन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पास ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है, उन लोगों के वो लोग आप लोगों के न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, और क्योंकि वो लोग न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं तो वो लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी उनके अंदर ज़्यादा होती है। तो आप ये कह सकते हो कि द हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग मोर एस कैरेक्टर कंपैरेटिवली, ऑब्वियसली किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे होंगे तभी तो इस कमेंट पे आ रहे हैं कि जिसके पास ज़्यादा एस कैरेक्टर है किसी के कंपैरेटिवली, स्पेलिंग्स ठीक कर लेना, is more attracted toward the nucleus, is more attracted by the nucleus, ठीक है, is more attracted by the nucleus, वो न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, ठीक है, वो न्यूक्लियस से क्या होगा, ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, ठीक है, वो न्यूक्लियस से आप लोगों का क्या होगा, ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा। अब क्योंकि वो न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, ठीक है, बिकॉज वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, देयर फोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इंक्रीजेस। सो देयर फोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है वो इस प्रकार से चलता है। ये लिखवाया था जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंसेप्ट पढ़ाया था, बट समझा के अभी दिया गया है, ठीक है। इसी क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना है 50%, वो ज़्यादा न्यूक्लियस के क्लोज है, क्योंकि वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रहा है, बराबर, क्योंकि एस ऑर्बिटल ज़्यादा न्यूक्लियस के क्लोज है, तो जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, वो जो बॉन्ड बनेगा, बराबर, जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड क्या होगा, ज़्यादा क्या रहेगा, अट्रैक्टेड रहेगा। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा के देती हूँ, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है इतनी आसानी। अभी तो देखो मैंने बेंट रूल शुरू ही नहीं किया है, अभी तो मैं सिर्फ सारी वो चीज़ें समझा के दे रही हूँ जिन चीज़ों को मुझे आगे तुम्हें बेंट रूल समझाने में यूज़ पड़ सकता है, ठीक है। वो सारे हम लोग डेटाज इकट्ठा कर रहे हैं कि किन किन चीज़ों को आगे हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप समझते हैं इस चीज़ को, यू हैव 3 क्या कहते हैं केसेस, आपके पास C2H6 है, C2H6 कैसा दिखता है, कुछ इस प्रकार से दिखता है, रैंडम स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम उसका, ठीक है। अच्छा, इसमें किसी भी एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालो, लेट्स से मैंने इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकाली, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकल के sp3 एंड sp3 में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज कितना, 25%, ठीक है। ओके, नाउ आई हैव इथीन, ठीक है, C2H4 कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ओके, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, जस्ट कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी ऑफ द 1 कार्बन, सो इट इज sp2 एंड द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज 33.33%, राइट। Okay, now we are going to deal with acetylene, that is carbon triple bond carbon, hydrogen. Here the hybridization of carbon is sp and the percentage of s character is 50%, ठीक है। ये आप लोगों का percentage of s character आ गया। अब हम इतना तो जानते हैं कि अगर किसी के पास s character ज़्यादा है, ठीक है, if percentage of s character, ठीक है, आप लोगों का ज़्यादा होगा, तो ऐसे केस में देन इट्स हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, इट्स हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। ये तो अभी ऊपर मैंने जो प्रवचन दिए थे उस प्रवचन से इतना भी अगर दिमाग में नहीं गया तो फिर पता नहीं क्या, ठीक है, कि जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल भी उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होगा। ओके, दिस इज अवर डिस्कशन नंबर 1। अब न्यूक्लियस के क्लोज होने का फ़ायदा क्या है और किसके न्यूक्लियस की बात की जा रही है यहाँ पे, बताओ। वो ये है आपके कार्बन एटम के न्यूक्लियस के वो ज़्यादा क्लोज होगा, ठीक है, कार्बन एटम के न्यूक्लियस के वो कौन होगा, ज़्यादा क्लोज होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, अगर वो ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, तो अब हुआ कैसा, जो बॉन्ड फॉर्म होगा, ऑब्वियसली बॉन्ड फॉर्म होते हैं ना। अच्छा, बॉन्ड फॉर्म हुआ, अब ये बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ, उस बॉन्ड फॉर्म्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स थे इन्वॉल्व, ये इलेक्ट्रॉन पेयर थे,
ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पेयर ही तो बॉन्ड बनाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे, ठीक है, बराबर, वो ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाएंगे, ठीक है, किसके तरफ, आप लोगों के कार्बन एटम की तरफ, जिसके पास ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चाहता है ना कि वो न्यूक्लियस के करीब रहे, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम sp3 वाला है, और मान लेते हैं ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम sp वाला है, और मान लेते हैं ये हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन है, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, इसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है, ये मान लेते हैं आप लोगों का x डिस्टेंस मूव कर गया किसकी तरफ, कार्बन की तरफ। तो इस आपके CH वाले केस में, sp हाइब्रिडाइजेशन के वाले केस में, ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर हो सकता है 100x आपका मूव कर रहे हो टूवर्ड्स कार्बन, समझो, वो ज़्यादा शिफ्ट होंगे आपके इस कार्बन की तरफ। क्यों ज़्यादा शिफ्ट होंगे? इलेक्ट्रॉन, जैसे वो बोलता है ना, क्या कहते हैं, नेशन वांट्स टू नो, आई थिंक कोई तो एक रिपोर्टर है, नेशन वांट्स टू नो, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन वांट्स टू मूव टुवर्ड दी मोर एस कैरेक्टर। वाई मोर एस कैरेक्टर? मोर एस कैरेक्टर मतलब more closer to the nucleus, और electron wants to get closer to the nucleus so that they can minimize their repulsion. So therefore electronegativity increases. क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा शिफ्ट हुए हैं। तो शिफ्टिंग सबसे ज़्यादा किस में हो रही है? इस केस में हो रही है, बराबर। क्यों हो रही है? क्योंकि शिफ्टिंग होने से उस बेचारे का जो निगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज हो रहा है, इसीलिए वो ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ पे वो कंपैरेटिवली ज़्यादा शिफ्ट क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसको शिफ्ट कराने वाला जो एस कैरेक्टर होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे वो पॉजिटिव चार्ज ही कम है। तो जब पॉजिटिव चार्ज ही कम है तो इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाके करेगा ही क्या ज़्यादा? जितना पॉजिटिव चार्ज है उसके हिसाब से थोड़ा सा शिफ्ट होता है। तो देयरफॉर यू कैन से दैट कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब मैंने जितनी भी बकवास की, उस पूरी बकवास में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का ये जो पूरी भाषण जो इतना दिया गया, ये ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, ये भाषण इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने को दिया गया है। अब ये जो आखिरी के मेरे 4 शब्द थे, ये वाला एग्जाम्पल जब मैंने समझाया, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इधर हाइड्रोजन दोनों में कॉमन है, इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों में कॉमन है, कार्बन दोनों में कॉमन है। द ओनली डिफरेंस इज कि लेफ्ट साइड वाला कार्बन sp3 वाला है, राइट साइड वाला कार्बन sp वाला है। लेफ्ट साइड वाले के पास 25% एस कैरेक्टर है, या फिर कह सकते हो 25% या 1/4 वो क्या है आप लोगों का इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ये वाला बोल रहा है कि मैं 50% इलेक्ट्रोपॉजिटिव हूँ। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा? जो ज़्यादा पॉजिटिव होगा। सो देयरफॉर ज़्यादा शिफ्टिंग हुई, ज़्यादा शिफ्टिंग मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बिकॉज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज व्हाट? इट इज़ अ शिफ्टिंग, टेम्पररी शिफ्टिंग, बस खत्म। ये मेरे को बताना था कि आप लोगों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एस कैरेक्टर के साथ ये लेना देना चलता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं बेंड्स रूल के अंदर, धीरे धीरे अब इसकी लेयर्स खोलते हैं। जस्ट लाइक अनियन को कैसा एक लेयर बाय लेयर पील किया जाता है, उसी तरीके से आगे नेक्स्ट बेंड्स रूल में आ जाओ। तो अभी मैं पूरी बातचीत sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन के संदर्भ में बता रही हूँ। तो अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल अगर मैं बात करूँ तो सिंपल 2 लाइन में हम ये बातचीत खत्म करेंगे, इसका प्रूफ भी देंगे आगे, बट प्रूफ से ज़्यादा फिलहाल ज़रूरी है कि रूल आपको पहले ये पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल, कभी भी अगर आपके पास कोई लोन पेयर हो, और या कभी भी आप लोगों के पास कोई डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वैसे ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, अगर कभी भी कोई लोन पेयर है या कोई डबल बॉन्ड है, तो वो हमेशा sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में आप उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखोगे। ये हो गया बेंड्स रूल का पहला पॉइंट, ठीक है। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में किसके बारे में? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में आप उस लोन पेयर को या फिर आप उस डबल बॉन्ड को हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखोगे। आई होप सो इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है ये तुम्हें पता हो। ओके, आप लोगों के जो सिंगल बॉन्ड या जो रहते हैं मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को आप कहाँ रखोगे? इन्हें आप एक्शियल पोजीशन पे रखोगे, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसके बेसिस पे पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आखिर ऐसा क्यों करेंगे उसका मैं रीज़न भी जस्टिफाई कर देती हूँ, ठीक है। ऐसा होगा, ये है सो है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी बनाते आने चाहिए, बस वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब लेकिन ऐसा क्यों है उसका एक्सप्लेनेशन पहले एग्जांपल्स कर लेते हैं, और एग्जांपल्स के बाद इसके एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं,
ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल आपको बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी होता है, बट क्या करें, बट मेरे हिसाब से एग्जाम्पल पहले बनना ज़्यादा ज़रूरी, पता चला एक्सप्लेनेशन लेकर बैठे हो और जब अप्लाई करने की बारी आ रही है तो तुम्हें यही समझ में नहीं आ रहा है कि किसको कैसे अप्लाई करें, क्या करें, कुछ आइडिया नहीं है, तो वैसा नहीं हिसाब किताब चलता, ठीक है, उसको अप्लाई करते भी आना चाहिए। चलो तो आ जाओ अप्लाई करने के लिए। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को बोला गया आपसे, ड्रॉ करो स्ट्रक्चर। PCL 5 का मैं दे नहीं रही हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इजी, आप आराम से कर लोगे। PCL 4 और F, फिर उसके बाद तुम्हें ड्रॉ करने को कहा गया है PCL 3 F2, तुम्हें ड्रॉ करने को कहा गया है PCL F4। चलो पहले इतना ड्रॉ करते हैं। फॉस्फोरस से सेंट्रल एटम, नियम क्या कहता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ तो लोन पेयर की कोई गुंजाइश ही नहीं है, राइट, उम्मीद करती हूँ हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता हो। तो अभी यहाँ पे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कहाँ चला जाएगा, आपके इस पोजीशन पे आ जाएगा। अब बचते हैं आपके 4 क्लोरीन, तो देखो 3 क्लोरीन तो ऑब्वियसली आपके ऐसे प्लेन में रहेंगे, नो डाउट, और आप लोगों का जो 1 क्लोरीन है वो नीचे आ जाएगा। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर, खत्म। फ्लोरीन को लगे तो तुम नीचे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। PCL 3 F2 में आ जाओ, तो बिटवीन क्लोरीन एंड बिटवीन फ्लोरीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन। तो जो 2 फ्लोरीन है वो आपके इस तरीके से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज कहाँ आएंगी, एक्शियल पोजिशंस पे आएंगी, और जो इक्वेटोरियल पोजिशंस हैं वो इक्वेटोरियल पोजिशंस कहाँ पे आ जाएंगी, आप लोगों के क्लोरीन ऑक्यूपाई करेंगे। PCL F4, अब तो वहाँ चारों के चारों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो अब देखो, अब अगर चारों के चारों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं बट एक्शियल पोजीशन तो हमारे पास 2 ही है ना, तो क्या बाकी के 2 फ्लोरीन को तुम प्लॉट नहीं करोगे या उनको रहने के लिए जगह नहीं दोगे, ऐसा नहीं है, आपको 2 फ्लोरीन्स को रहने के लिए भी जगह देनी है। अब अगर आपके पास जगह कम पड़ चुकी है, आपके पास एक्शियल पोजीशंस क्योंकि लिमिटेड है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फ्लोरीन को जगह नहीं दोगे, आप दे दोगे, बोलोगे अब मजबूरी, अब रहो तुम प्लेन में ही आके रहो। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगा। लगे तो ऐसा भी किया जा सकता था कि मान लेते हैं मैंने यहाँ पे 1 क्लोरीन दे दिया और मान लेते हैं मैंने यहाँ पे 1 फ्लोरीन कर दिया, दिस कैन बी पॉसिबल, क्योंकि आखिर ये तो एक ट्रायंगुलर चीज़ है और ट्रायंगुलर चीज़ में तीनों पोजीशन इक्विवेलेंट होती है, कैसे भी रखो, कहीं से भी रखो, है ना। जो इंसान इस तरफ से देख रहा है, इस तरफ से देखने वाले को लग रहा है कि फ्लोरीन क्लोरीन साथ साथ और वो 1 फ्लोरीन कहीं और पड़ा हुआ है। जो इस तरफ से देख रहा है उसको इस नज़र से दिख रहा है कि दोनों फ्लोरीन साथ साथ और 1 क्लोरीन अलग पड़ा है। तो किस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देखते हो वो मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही पोजीशन सेम है, कहीं भी कैसे भी इंटरचेंज करके रखो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने। अच्छा, कुछ और स्ट्रक्चर्स को भी देख लेते हैं। लाइक यू हैव टू ड्रॉ PF5, ये आपको ड्रॉ करना पड़ गया। लाइक यू हैव टू ड्रॉ PCl2F3, ये ड्रॉ करना पड़ गया, ठीक है। तब कैसे ड्रॉ करोगे, PF5 में क्या है, आपका फ्लोरीन, आई डू एग्री की इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ है, बट अब इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ के लिए तो 2 ही एक्शियल पोजीशन होती हैं, बाकी की 3 तो इक्वेटोरियल होती हैं, तो क्या उनको रहने नहीं देंगे, उनको रहने तो देना पड़ेगा ना। यू कैन नॉट उनसे आप रहने की उनकी छत नहीं छीन सकते, तो आपने उन 3 फ्लोरीन्स को भी फिर मजबूरीवश कैसी पोजीशन दे दी, इस तरीके से। तो आपके पास अगर जगह है और जगह के लायक उतने ही अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है तो उनको हमेशा एक्शियल दो, बट अगर जगह ही नहीं है तो फिर उन इलेक्ट्रोनेगेटिव वालों को इक्वेटोरियल भी दे सकते हो। दिस इज नोन एज आप लोगों का बेंट्स रूल। अब जैसे यहाँ पे फ्लोरीन 3 है, तो 3 फ्लोरीन में से सिर्फ 2 ही फ्लोरीनों को क्या मिल पाएगी, आप लोगों की ये वाली पोजीशन मिल पाएगी, बाकी के आपके जो 1 फ्लोरीन है वो यहीं रहेगा और ये इस तरीके से प्लेन में। मैं फॉस्फोरस की एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा लगेगा, आप दूसरे एग्जांपल ले लो, क्योंकि डबल बॉन्ड जिसमें आता है XeO3F2 स्ट्रक्चर बनाना आता है ना हम लोगों को, एक इसका कर लो, साथ ही साथ में आप इसका भी कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल XeOF2, ठीक है, ये बना नहीं था, ये इसका कर लो, XeF2 का कर लो, ठीक है, और उसके बाद XeO2F2 का कर लो। चलो बनाओ, इसके स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगे। तो आ जाओ जेनॉन में, रफ स्ट्रक्चर बनाना आता है हमें तो अभी बेंट्स रूल के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना है। तो ऑक्सीजन तो तुम जानते हो डबल बॉन्ड लेगा और डबल बॉन्ड और लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में, तो ये मैंने उनको इक्वेटोरियल पोजीशन दे दी। अब जो एक्शियल पोजीशन है उस एक्शियल पोजीशन पे मैंने ऐसे फ्लोरीन को लगा दिया। दिस इज योर करेक्ट स्ट्रक्चर। कोई बोलेगा कि नहीं प्लेनर पे तो मैं F को रखूंगा, सो दिस इज अ रॉन्ग वे, सो दिस इज बेंट्स रूल। तो बेंट्स रूल बताता है कि कौन सा एटम कहाँ रहेगा और क्यों रहेगा, उसका जस्टिफिकेशन आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए ना आखिर कि क्यों कैसे क्या, रटने के हिसाब से तो नहीं जा सकते, हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो मैं बता ज़रूर दूंगी, दिमाग में रखना नहीं रखना वो तुम्हारी चॉइस रहेगी, ठीक है।
बाकी एंड में क्या मैटर रखेगा, ये रिजल्ट मैटर रखेगा, ये याद होना बहुत आवश्यक है। चलो आगे बढ़ो। XeOF2, तो आपके पास जेनॉन है, 2 फ्लोरीन। तो देखो फ्लोरीन लोगों को ना सबसे पहले एक्सियल पोजीशन दे दो। अब ऑक्सीजन तो एक ही है, तो जो एक ऑक्सीजन है वो इस तरीके से इक्वेटोरियल पे रहेगा, तो बाकी लोग कौन है, बाकी लोग लोन पेयर होंगे। तो ये रहे आपके लोन पेयर, ये लोग लोन पेयर लोग रह रहे हैं। XeF2 में आ जाओ, तो आप लोगों को तुरंत उसको एक्सियल पोजीशन देनी है। ये तो सोचना ही नहीं कि अरे बाप रे अभी ऑक्सीजन नहीं है तो चलो इक्वेटोरियल पे भी रख दो, क्या फर्क पड़ता है ना। एक्सियल मतलब एक्सियल। तो फिर बाकी की इक्वेटोरियल पोजीशन पे कौन होंगे, लोन पेयर होंगे। ये देखो लोन पेयर रह रहे हैं, है ना। XeF2 में क्या होगा, ये जो आखिरी स्ट्रक्चर है आपकी एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन रहेगा, और आप लोगों की जो बाकी की 2 पोजीशंस हैं उन 2 पोजीशन पे इस तरीके से डबल बॉन्ड से मैंने ऑक्सीजन बता दिए, और यहाँ पे आपका ये लोन पेयर रहने के लिए आ गया। ये इस तरीके से काम होता है, ठीक है, ये इस तरीके से काम होता है। सो दिस इज बेंड्स रूल। सो बेंड्स रूल गिव्स यू आइडिया कि आपको sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में चीज़ों को किस तरीके से अरेंज करना है। अच्छा, अब हम लोग इसके रीज़न पे बात करते हैं, इसके जस्टिफिकेशन पे बात करते हैं कि ये जो चीज़ कही गई, ये जो आपको यहाँ लिखकर दे दिया गया कि लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रखो और आपके जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं इनको एक्सियल पोजीशन पे रखो, आखिर ऐसा क्यों कहा, इसका रीज़न क्या है, इसका हमको ये समझना है कि आखिर ऐसा मैंने रीज़न क्यों दिया। तो ध्यान से समझेंगे। इसी क्लास की स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था कि sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन को आप इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हो, sp2 में और pd में। नो डिस्कशंस, ऑलरेडी ऊपर बताया है, नहीं समझा तो वापस से देखो, ठीक है। अच्छा, अब sp2 में यहाँ पे 33.3% ऑफ s कैरेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे 0% ऑफ s कैरेक्टर है, 0% का s कैरेक्टर। अगर मैं तुमको बोलूँगी कि लोन पेयर आ रहा है, व्हाट इज लोन पेयर, लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। लोन पेयर आ रहा है, लोन पेयर आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो तुम अपने छोटे से दिमाग को इस्तेमाल करो और तुम खुद सोचो, तुम इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखना प्रेफर करोगे, जहाँ पे एस कैरेक्टर है कि जहाँ पे एस कैरेक्टर नहीं है। तो तुम बोलोगे नहीं यार, इलेक्ट्रॉन को तो मैं वहीं रखूंगा ना, एस कैरेक्टर जहाँ है। एस कैरेक्टर मतलब पॉजिटिव चार्ज, एस कैरेक्टर मतलब हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली जगह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करके रखेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्ट करके रहेगा तो वो स्टेबल रहेगा। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है, यानी कि कोई लोन पेयर आता है, तो वो चाहेगा कि वो ऐसी जगह जाए जहाँ पे एस कैरेक्टर हो, ताकि एस कैरेक्टर मतलब मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइटली बाइंडेड रहेगा, और ज़्यादा टाइटली बाइंडेड रहेगा मतलब वो उतना ही स्टेबल रहेगा। सो इसीलिए लोन पेयर वाले जो लोग होते हैं उनको हम sp2 भेजते हैं। और sp2 का मतलब क्या होता है, sp2 का मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर, वो नीचे का प्लेनर जगह को sp2 कहते हैं, और प्लेनर जगह को ही हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशंस भी कहते हैं। प्लेनर जगह को ही हम लोग कौन सी पोजीशन कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशंस भी कहते हैं। तो देयरफॉर द लोन पेयर्स and the double bond or आपके triple bond if existed, then they will occupy equatorial position, because equatorial position have s character, so s character will stabilize them, ठीक है, will stabilize them। अच्छा, समझ गई रीज़न क्या है अभी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगेन अब आप लोगों के पास आया एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। नाउ यू हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब ये होता है कि वो पहले से ही दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने में इंटरेस्टेड है। ये तो हम लोग जानते हैं चैप्टर नंबर 3 के डिस्कशन के बेसिस पे। तो अब तुम खुद सोचो, अगर तुम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को एक ऐसी जगह पे जाके रखवा दोगे, ठीक है, जहाँ पे लोग उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का मतलब ही क्या है कि कोई उस इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ खींच के रख रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कभी किसी और को अपने इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, बल्कि किसी और से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब अगर तुमने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा, तो इक्वेटोरियल पोजीशन का जो एस कैरेक्टर है वो, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जो नेचर है, वो दोनों क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोशिश करेगा कि एस कैरेक्टर वाले से मैं इलेक्ट्रॉन खींचूं, और एस कैरेक्टर वाला सोचेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के इलेक्ट्रॉन को मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ टाइटली बाइंड करके रखूं। मतलब दोनों ही एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींचने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एक ने देने के लिए होना चाहिए और एक ने लेने के लिए होना चाहिए। यहाँ दोनों ही एक दूसरे से लेने के लिए लगे हुए हैं। तो इसके वजह से जो सिस्टम बनेगा, वो सिस्टम
क्वाइट अनस्टेबल होगा। सो देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोलता है कि रहने दे, मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, इससे अच्छा मैं एक ऐसी जगह ढूंढता हूं जहां पे कोई मुझसे इलेक्ट्रॉन लेने के बारे में सोचे ही ना। तो उसको कौन सी जगह दिखती है? पीडी। पीडी यानी कि बोलो कौन सी जगह? पीडी यानी कि परपेंडिकुलर पोजीशन। परपेंडिकुलर पोजीशन के पास कोई एस कैरेक्टर नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई किसी से इलेक्ट्रॉन खींचने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्वाइट कंफर्टेबली रहता है एज कंपेयर टू प्लेनर। तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को हम लोग एक्सियल पोजीशन पे देते हैं इन केस ऑफ sp3d हाइब्रिडाइजेशन। बस इसी को हम लोग कहते हैं बेंड्स रूल, इसी को कहते हैं बेंड्स रूल। बेंड्स रूल के और एप्लीकेशंस ही पढ़ेंगे अभी, लेकिन इसी को कहते हैं बेंड्स रूल। तो बेंड्स रूल क्या है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले बेंड्स रूल को हमने क्या पढ़ा? बेंड्स रूल को हमने अभी फिलहाल sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए पढ़ा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए जब आप बेंड्स रूल लगाने गए तो आपको आपके टीचर ने क्या बोला? लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड्स को इक्वेटोरियल पे रखने का, ठीक है, और आप लोगों के जो क्या कहते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन है उन्हें कहाँ पे रखने का? एक्सियल पोजीशन पे रखने का। समझ गए? ये आपके टीचर ने आपसे कह दिया, आप आ गए बड़े मजे से ओके ओके करके। अब ज़रूरी है क्या sp3d पढ़ने का है? क्यों? तुम बोलोगे मैम sp3d3 में क्यों नहीं? तो देखो sp3d3 जो रहता है, इस sp3d3 में आप लोगों का थोड़ा सा नियम कायदे बदल जाते हैं। sp3d3 में नियम कायदे बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं वो समझते हैं, बट पहले क्या बदलते हैं वो तो पता कर लो। क्यों बदला क्यों नहीं बदला ये सब बात का काम है, लेकिन क्या बदला वो पता होना बहुत ज़रूरी है। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन पे अगर मैं बातचीत करूं तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में आप लोगों की ज्योमेट्री एक पेंटागन के जैसी दिखती है, और उस पेंटागन के ऊपर में और उस पेंटागन के नीचे में आप लोगों के परपेंडिकुलर होता है, बराबर है, इस तरीके से, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर अगर कोई तुमसे पूछेगा कि आपके पास अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो आप कहाँ रखोगे लोन पेयर? आप बोलोगे एक्सियल पे रखो, इक्वेटोरियल पे रखूँगा, लेकिन sp3d3 में आप उस लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे रखते हो। ये बदला यहाँ पर, ठीक है, ये बदला, ये है आप लोगों का चेंज। कहाँ रखते हो उसको? एक्सियल पोजीशन पे। अब हमको ये जस्टिफिकेशन देखनी है कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं, बस ख़त्म। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, रीज़न सिंपल है। आपके लोन पेयर्स जो होते हैं, लोन पेयर्स नीड मोर स्पेस, ठीक है, लोन पेयर नीड मोर स्पेस का मतलब दे नीड मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, दोनों चाहिए होता है उन्हें। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी चाहिए होता है, उन्हें मोर स्पेस भी चाहिए होती है, बट ये उनका टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो कि इस केस में अप्लाई होगा, अब वो कैसा रहा है देखो। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में ये जो आपका नीचे का ट्रायंगुलर प्लेन है, इस ट्रायंगुलर प्लेन में ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है? 72 डिग्री का है। अब अगर मैं यहाँ लोन पेयर को रखूँगी तो लोन पेयर और बाजू के एक एटम, लेट से बॉन्डेड एटम बी, इनके बीच में 72 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको परपेंडिकुलर रख दूँ, ठीक है, बट इफ़ आई प्लेस लोन पेयर इन एक्सियल पोजिशन, ठीक है, इन एक्सियल पोजिशन, देन तो ऐसे में क्या हो जाएगा? देन बॉन्ड एंगल वो कितना लेगा? 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा, यानी कि देन मोर स्पेस, आपको ज़्यादा स्पेस मिल गई, ठीक है। तो तुम बोलोगे मैडम लेकिन उसको परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर तो नहीं मिला। वो बोलेगा चलेगा, मैं खिचड़ी में रहने से अच्छा है ऐसी जगह में रहना पसंद करूँगा जहाँ पे मोर स्पेस हो, ठीक है, बस। और अभी किसी का डाउट आएगा कि ऊपर वाले केस में आपने मोर स्पेस क्यों नहीं चीखा? तो ऊपर वाले केस में मुझे मोर स्पेस इसलिए चीखने की नीड नहीं पड़ी क्योंकि नीचे में जो ट्रायंगुलर जगह होती है वहाँ पे 120 डिग्री होता है और ऊपर 90 होता है ना। ऊपर वाले केस में तो प्लेनर में ही ज़्यादा जगह होती है, तो ऊपर वाले केस में लोन पेयर को ज़्यादा जगह भी मिल गई थी और एस कैरेक्टर भी मिल गया था। लेकिन sp3d3 ड्रैगो रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है, याद रखना। sp3d3 ड्रैगो रूल को फॉलो नहीं करता। ड्रैगो रूल के लिए उसमें लोन पेयर को आपको एक्सियल पोजीशन पे रखना पड़ता है। ड्रैगो रूल बेंड्स रूल वहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3 में आ जाते हैं। बेंड्स रूल के बार ड्रैगो निकल रहा है मुँह से। पॉइंट नंबर 3 ये है, अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, आपके पास sp3 है और आपके पास sp3d2 है, तो क्या
अभी अभी क्लास की स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया था, तीनों के तीनों में क्या होता है, तीनों के तीनों में ऑल टाइप ऑफ पोजीशन सेम होती है। ठीक है, तो आप वहाँ पे लोन पेयर को किसी भी पोजीशन पे रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लोन पेयर एनी पोजीशन, बराबर, बस ख़त्म। ठीक है, ख़त्म। लोन पेयर कहीं भी कैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक एग्जाम्पल, तुमसे किसी ने बोला SO2 को ड्रॉ करो, तो तुम क्या बोलोगे? प्रियांशु बोलेगा मैं SO2 को ऐसे ड्रॉ करूँगा, ये लो ऐसे। ठीक है, आपका क्या नाम है, सोनिया कहेगी मैं SO2 को ऐसे ड्रॉ करूँगी, लो। क्या फ़र्क पड़ रहा है? तीनों ही क्योंकि 120 डिग्री पे है, तीनों ही 120 डिग्री पे है, बराबर, तीनों ही 120 डिग्री पे है, बस। दिस इज़ नोन एज बेंड्स रूल। ये वाली चीज़ क्या कहलाती है? बेंड्स रूल। हाँ, लेकिन 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 sp3d2 के लिए इसको ना मैं अलग से नियम बना लेती हूँ, इसको इसमें नहीं रखते हैं। sp3d2 के इसमें आ जाते हैं। sp3d2 में अब आप लोन पेयर को कहाँ रखोगे, कैसे रखोगे? sp3d2 में दो केसेस बनते हैं। दो केसेस ऐसे होते हैं, अगर आपके पास लोन पेयर 1 है और अगर आपके पास लोन पेयर 2 है। ये मैं ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा चुकी हूँ, फिर से रिपीट करते हैं। लोन पेयर अगर 1 है तो कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एनी पोजीशन, 6 पोजीशन में से कहीं रखो, कैसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके पास 2 लोन पेयर है, ठीक है, तो ऐसे केस में देन दोज 2 लोन पेयर्स, ठीक है, शुड बी एट 180 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये मैंने तब भी बताया था, शुड बी एट 180 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से कैसे होने चाहिए? 180 डिग्री पे। इसको समझा देते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास A है, आपके पास B है, आपके पास B है, आपने एक लोन पेयर यहाँ रखा, एक लोन पेयर यहाँ रखा, ये रखा B, ये रखा B। दिस इज करेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, इवन आपने अगर एक लोन पेयर यहाँ रखा, ठीक है, एक लोन पेयर यहाँ रखा, ठीक है, तो भी चलेगा, ये भी चलेगा। मतलब ऐसे आप ज़रूरी नहीं कि परपेंडिकुलर ही रखो, बट दोनों लोन पेयर एक दूसरे से 180 पे होने चाहिए तो भी चलेगा। लेकिन अगर मैं कहूँगी कि मैं ऐसा कुछ ड्रॉ करूँगी, ये लो, एक दूसरे के आजू बाजू, ना चलेगा, ये गलत है। ये आपको sp3d2 का जब आप बना रहे हो स्ट्रक्चर, तो आपको ध्यान देना है। तो स्ट्रक्चर बनाते वक्त लोन पेयर कहाँ कैसे रखे जाएंगे, इसी चीज़ को बेंड्स रूल कहा जाता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? sp2 sp3 में कहीं भी रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। sp3d2 में कितने लोन पेयर्स हैं, इस बात से आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। sp3d में किस तरीके से है वो बता दिया, और sp3d3 में किस तरीके से है वो भी बता दिया, बराबर, वो भी बता दिया। और क्यों वो लोग लोन पेयर वाले की कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों ने दे दिया है। ठीक है, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर भी बना लिए हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस करेंगे, और भी चीज़ें समझ लेंगे, इसके एग्जांपल्स भी देख लेंगे। बट थोड़ा सा बेंड रूल को एक बार और थोड़ा पॉइंट बना लेते हैं। कौन से कितने पॉइंट हो गए हमारे? 4 पॉइंट हो गए। अभी 5वें पॉइंट में आ जाते हैं। अच्छा, 5वां पॉइंट क्या है हम लोगों का? 5वां पॉइंट आते थे बेंड्स रूल का, बहुत ही प्यारा सा सिंबल सा है। अभी जितने भी आपको मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिए, इन ऑल अबोव एग्जाम्पल्स सेंट्रल एटम के आजू बाजू के जो साइड एटम्स थे वो सभी के सभी सेम थे, बराबर, सभी के सभी सेम थे। ठीक है, जैसे SO2 में आजू बाजू दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन थे, बराबर, दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन थे। लेकिन अब क्या होगा? अगर मान लेते हैं मैंने साइड एटम चेंज कर दिया, तो बताओ, अगर मैंने साइड एटम चेंज कर दिया तो मेरे साइड एटम के चेंज करने से क्या होगा? क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। तो यानी कि अब यहाँ पे आएगा केस नंबर 2। केस नंबर 2, इफ़ साइड एटम्स आर डिफरेंट। ठीक है, इफ़ साइड एटम्स आर डिफरेंट, अगर साइड एटम्स आप लोगों के डिफरेंट हुए तो ऊपर के केस 1 की हेडिंग डाल देना कि साइड एटम सेम थे। अब आते हैं हम लोग हमारे बेंड केस नंबर 2 का पहला पॉइंट, या फिर ओवरऑल 5वां पॉइंट। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। इन sp2 में, sp3 में, sp3d2 पढ़ो। आप लोगों का जो लोन पेयर है उस लोन पेयर को कोई भी पोजीशन दे दो, चाहे साइड एटम्स भी अलग क्यों ना हो, बराबर। ठीक है, बस ख़त्म। लेकिन पॉइंट नंबर 6, जब आप लोगों के पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में आप लोग क्या करोगे? जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको कहाँ रखोगे? बताओ, एक्सियल पे। ख़त्म।
लोन पेयर को कहाँ रखोगे? लोन पेयर को रखोगे इक्वेटोरियल पे। तुम्हें लगता है रूल सेम ही सेम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही? नहीं दिख रही, कोई दिक्कत नहीं दिख रही, बराबर है। बस ख़त्म हो गया हमारा बेंड्स रूल, और कुछ भी नहीं है बेंड्स रूल में, बराबर, और कुछ भी नहीं है। अब इसके बेसिस पे कुछ इसके एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है? चीज़ों को समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू थिंग्स, आपको बोला जाए कार्बन, कार्बन, इसके आजू बाजू में लो 3 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है? इस कार्बन और कार्बन के बीच का जो ये बॉन्ड डिस्टेंस है, लेट्स से ये ए एंगस्ट्रॉम है, कार्बन कार्बन, लेकिन मैंने अभी इसके आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज कर दिया। आई प्लेस 3 फ्लोरीन्स अराउंड इट, ठीक है? ये 3 फ्लोरीन आटम आ गए। अब ये जो कार्बन और कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट इट बी अ बी एंगस्ट्रॉम, ये कितना है आप लोगों का? बी एंगस्ट्रॉम है, ठीक है? अच्छा, अब क्या हो जाएगा नाउ, अब बताइए। तो अब हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे बताना है आपको कि ए, यहाँ पे ए और बी के बीच का रिलेशनशिप क्या है। क्या ये ए इक्वल टू बी वाला केस होगा, या फिर ये ए ग्रेटर देन बी वाला केस होगा, या फिर ये आप लोगों का कोई ऐसा केस होगा ए लेस देन बी। जो भी ऑप्शंस आप क्रिएट कर सकते हो क्रिएट कर लो। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बेंड्स रूल। कैसे? देखो, सबसे पहले दिमाग लगाइए आप, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है कि यहाँ पे आपको ये हाइड्रोजन दिख रहा है और यहाँ पे आपको आजू बाजू में कौन दिख रहे हैं? फ्लोरीन दिख रहे हैं। फ्लोरीन क्या करेगा बताओ? फ्लोरीन पूरी कोशिश करेगा कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे, ठीक है? इलेक्ट्रॉन खींचे। अब अगर फ्लोरीन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, अच्छा, तो क्या होने वाला है? तो तुम और कार्बन और हाइड्रोजन के केस में क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, वो कार्बन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। अच्छा, हाँ ठीक है, वो कार्बन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है, ये बात हमें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आगे कैसे, क्या वो वाला पार्ट वो हम लोगों को देखना है। तो अब देखो, इसको ध्यान से समझते हैं कि जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉन के खींचने की वजह से हो क्या रहा है? आपका जो बेचारा कार्बन है, कार्बन बेचारा जो कार्बन है, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है वो फ्लोरीन पे घट गया, ठीक है? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर फ्लोरीन पे घट गया। अब अगर फ्लोरीन से घटा है तो कहीं ना कहीं तो बढ़ा होगा, तो कार्बन पे बढ़ गया होगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कार्बन पे बढ़ गया। कार्बन हाइड्रोजन का कंपैरिजन करते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो तुम ये सोचो, कार्बन और हाइड्रोजन के केस में आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पे मौजूद है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि कार्बन पे मौजूद है, और बाजू वाले केस में तो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन पे मौजूद था ना, अभी यहाँ पे कार्बन पे ज़्यादा मौजूद है क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो कंपैरेटिवली बाजू वाले के कंपैरेटिवली इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम होगा। अब अगर किसी में एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इसका मतलब इसके पास में भी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो इन दोनों के पास क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो दोनों ही कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दोनों ही कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के नियर बाय आएगा, यानी कि ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी। और ज़्यादा ओवरलैपिंग का मतलब तो तुम जानते ही हो कि उतनी ज़्यादा बॉन्ड की क्या होगी? स्ट्रेंथ होगी, और जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती है। सो देयरफॉर बी आप लोगों का छोटा होगा ए से। ये इस तरीके से जस्टिफाई करना होता है, ठीक है? इसको हम लोग और भी पढ़ेंगे आगे डिटेल में, बट इस तरीके से इसको जस्टिफाई करना होता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लाइक यू हैव नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये आप लोगों को दे दिया। बाजू में दे दिया है नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर पे हाइड्रोजन और ऊपर में हाइड्रोजन। बताओ, फ्लोरीन नाइट्रोजन किसके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे? फ्लोरीन के पास। तो फ्लोरीन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिए, तो बेचारे फ्लोरीन का परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या हो गया? घट गया। और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ गया। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेंगे? नाइट्रोजन के पास। तो बेचारे नाइट्रोजन का परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर घट गया। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जब बढ़ता है तो बॉन्ड उतना ही क्या हो जाता है? स्ट्रेंथ वाला हो जाता है।
और बॉन्ड जितना ही स्ट्रेंथ वाला होता है उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। सो अगर मैं पूछूंगी ए और बी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तुम बोलोगे ए छोटा है और बी आप लोगों का क्या है, बड़ा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ जाते हैं। लेट्स से आपके पास है H2O2, ठीक है, ये H2O2 का बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, हम लोगों ने उस दिन भी बात की थी। और एक ले लेते हैं O2F2, तो यहाँ पे आ जाओ ये O2F2 में। चलो अब डिस्कशन करते हैं। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, तो O और H में से तुम खुद डिसाइड करो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा, H में कि O में। तुम बोलोगे यार बेचारे O का तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर घट गया, ठीक है, घट गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए, O पे आ रहे हैं। O और F में इलेक्ट्रॉन किस के पास गए, F पे गए, तो O ने दे दिया F को, तो जो लेता है उसके कम हो जाते हैं, और O ने तो दे दी है तो उसका बढ़ जाएगा। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के बढ़ने की वजह से आप लोगों का क्या होगा, अगर मैं बोलूँगी यहाँ से यहाँ तक का बॉन्ड डिस्टेंस A और यहाँ से यहाँ तक का बॉन्ड डिस्टेंस B है, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी, और अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, सॉरी घट जाएगी, तो B छोटा हो जाएगा, A आप लोगों का बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं, किस में, आप लोगों के बेंस रूल में, ठीक है, किस में क्रिएट किए जा सकते हैं, बेंस रूल में आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एक क्वेश्चन इसके ऊपर पे अपन और फ्रेम कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। चलो अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर में। आप लोगों के पास स्ट्रक्चर दिया गया है, लेट्स इमेजिन एक दे दिया है N2O3 और उसके बाद आप लोगों को दे दिया है एक N2O4। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले में, ठीक है, जल्दी से। तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। स्ट्रक्चर्स देखो अपने दिमाग में ना फिट करना शुरू कर दो, और उसके बाद यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O। अच्छा, N2O4 में क्या होगा, N2O4 में डबल बॉन्ड O रहेगा, इधर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, इधर में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। अच्छा चलो कोई एक नाइट्रोजन ही मैं खा गई हूँ, ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, उधर डबल बॉन्ड O होगा। ये लो, अब आपको बताना है कि बताइए कि इसमें कौन सा वाला बॉन्ड ज़्यादा, जैसे इसका डिस्टेंस अगर मैं A मान लूँ, इसका डिस्टेंस अगर मैं B मान लूँ, तो कैसे। तो देखो तुम्हें पता है यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। अब लोन पेयर्स के पास, लोन पेयर क्या चाहते हैं, मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, उन लोगों को ज़्यादा एस कैरेक्टर है उनके पास। लोन जहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है, तो अगर लोन पेयर ने ज़्यादा एस कैरेक्टर रखा है तो कहीं ना कहीं से तो एस कैरेक्टर कम हुआ होगा, तो बेचारे यहाँ पे एस कैरेक्टर घट गया, किसके, नाइट्रोजन के केस में। अब क्या इस नाइट्रोजन के केस में भी एस कैरेक्टर घटा है क्या, तुम सोचो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में किसके पास इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए होंगे, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर घटा होगा, लेकिन यहाँ पे तो एस कैरेक्टर इस केस में बढ़ गया, और क्योंकि एस कैरेक्टर में यहाँ बढ़ गया तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो यानी कि बॉन्ड लेंथ कम है, तो आपका ए छोटा होगा और आप लोगों का, सॉरी बी छोटा होगा और ए आप लोगों का बड़ा होगा, ठीक है। तो लोन पेयर वर्सेस एटम, तो लोन पेयर ऑब्वियसली ज़्यादा एस कैरेक्टर रखेगा, ठीक है। अच्छा और आ जाते हैं और एग्जाम्पल में हम लोग और क्या क्वेश्चंस लिए जा सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तुम्हें बोला जा रहा है SF4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। सो पहले तो पता होना चाहिए SF4 का रफ स्ट्रक्चर कैसा बनता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तभी तो मैं डिसाइड करूँगी। तो लो मैंने 4 फ्लोरीन ऐसे ही रैंडमली कैसे भी अरेंज कर दिए, उसके आजू बाजू मैंने ये ऐसे पेयर बना दिए, एक मिनट ज़्यादा बना दिए, सॉरी ये ऐसे बना दिए। क्या हाइब्रिडाइजेशन है देख लो, 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर यानी कि टोटल 5, यानी कि sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन का केस है। तो sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन में अभी हमने बेंड्स रूल में पढ़ा है कि जो फ्लोरीन होते हैं ये दोनों एक्सियल पे आ जाएंगे। अब जो 2 फ्लोरीन है उन्हें मुझे मजबूरीवश इक्वेटोरियल में डालना पड़ेगा और लोन पेयर भी इक्वेटोरियल में रहेगा, बराबर बराबर, ये इस तरीके से, ठीक है। अच्छा बस ख़त्म हो गया हम लोगों के इसमें कहानी, लेकिन अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट कहानी है। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन में जो प्लेनर है, प्लेनर में बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए और परपेंडिकुलर का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, राइट। और भी एक्सपेक्टेशन तो होती है हमारी, बट लोन पेयर के आने से बॉन्ड एंगल में कोई ना कोई तो फ़र्क पड़ता होगा, बराबर। तो जो बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए था वो बॉन्ड एंगल हो जाता है आप लोगों का 103, मतलब घट गया। अगर यहाँ बॉन्ड एंगल घटा है तो कहीं ना कहीं तो बड़ा होगा, तो जो हम लोग 90 डिग्री एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 90 डिग्री वाला हो जाता है आपका 179 डिग्री। बताओ ये ऐसा हो गया।
ये चेंज आप लोगों के इसमें आप लोगों को क्या होता है देखने को मिलता है। ख़त्म हो गया, एकदम कहानी ख़त्म। ठीक है, अभी तुम लोगों को मैं सर से बोलूँगी कल किसी भी हालत में एक्सरसाइज शीट दोगे दें वो तुम्हें, तो तुम्हारा जो पेज नंबर 30 रहेगा, पेज नंबर 30 में मैंने 30 डिग्री लिख दिया है। आप लोगों को एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मिलेगा, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और उसका मुझे आंसर भेजना। वो एक अच्छा सवाल है, ठीक है, वो आप लोगों का एक अच्छा सवाल है, वो आप कर सकते हो, राइट। अच्छा, तो ये हम लोगों ने बेंड्स रूल की कहानी पढ़ ली, ये हम लोगों का कहानी ख़त्म हो गई। तो आई डोंट थिंक कि बेंड्स रूल में आपको कोई दिक्कत होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं रोनित के डाउट पे। तो डाउट वाला पार्ट में उसने क्या पूछा था, एक बार मैं देख लेती हूँ, 2 मिनट। एक बार रिपल्शन और बॉन्ड एंगल का रिलेशन एक्सप्लेन। ओके, चलो देखें आप लोगों के, मैं सेंट्रल एटम वगैरह का एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ रोनित, कि अगर सेंट्रल एटम अलग है, अगर साइड एटम अलग है, तुमने वो चीज़ मेंशन नहीं की है बिकॉज। तो यहाँ पर आप लोगों के पास लेट्स इमेजिन एक एटम ए है और उसके बाजू में एक एटम बी है, एक और एटम बी है, एक और एटम बी है, और यहाँ पे आ गया लोन पेयर। अब इसको मैं प्यार से ड्रॉ कर देती हूँ इस तरीके से। यहाँ पे ये 3 एटम बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, और यहाँ पे ये लोन पेयर, ये इस तरीके से। अभी अभी जैसा हमने डिस्कशन किया, लोन पेयर के पास ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है। एस कैरेक्टर वाले लोग होते हैं हम्पी डम्पी, दे नीड मोर स्पेस। अब अगर उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी तो वो ज़्यादा स्पेस कैसे क्रिएट करेंगे? तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास एक केक है, लेट्स इमेजिन यू हैव अ केक, ठीक है, ये इस तरीके का केक है, ये मैंने सेंटर ले लिया। मान लेते तुमने इतना टुकड़ा डिसाइड किया कि इतना टुकड़ा, ये सेंट्रल एंगल है थीटा, मैथ्स की भाषा में बात कर रहे हैं, दिस इज अ सेंट्रल एंगल थीटा। इतना केक का पीस आप खाने में, आपने सोचा था इतना पीस मैं खा लूँगा यार, इस बारे में तुमने विचार किया, और बाकी पीस तुमने सोचा था कि मैं अपने ब्रदर सिस्टर या जो भी तुम्हारे सिबलिंग्स हैं उनको तुम दे दोगे, ऐसा तुमने डिसाइड किया था। ये तुमने अपने लिए एक्सपेक्ट किया था फॉर योर सेल्फ, ठीक है, और जो तुमने पीछे वाला है हिस्सा है अपने भाई बहनों को देने के लिए सोचा था। बट अब उनको तो और ज़्यादा लालच आ गया, वो बोलते हैं अरे अरे उतना भी नहीं, मेरे को तो उससे भी ज़्यादा चाहिए, है ना। उनको अभी कितना मिल रहा था, उनको मिल रहा था 360 माइनस थीटा मिल रहा था, बट वो इसमें भी सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको 360 माइनस थीटा से ज़्यादा चाहिए। अब वो 360 माइनस थीटा से ज़्यादा कैसे ले सकते हैं, तुम खुद सोचो। तो वो ऐसे ही ले सकते हैं जब तुमको तुम्हारा बॉन्ड एंगल थीटा डिग्री से कम करना पड़े और तुम बोलोगे चलो ठीक है भाई या बहन, मैं तुझको इतना दे देता हूँ, मैं अपना बॉन्ड एंगल क्या कर लेता हूँ, θ/2 कर लेता हूँ, मैं कम खाता हूँ। तो जब तुम कम अपनी चीज़ों को कम लोगे, जब तुम अपने आप को ही डिक्रीज कर दोगे कि जाने दे कोई बात नहीं, मैं कम खा लेता हूँ, तू ज़्यादा खा ले, तो ये जो एरिया है जो तुमने छोड़ दिया, ये जो एरिया है, ये किसके पास चला गया, उस सिबलिंग को मिल गया। और ये जो एरिया जो तुमने छोड़ दिया, ये किसके हिस्से में चला गया, उस सिबलिंग के हिस्से में चला गया। तो इसका मतलब अगर किसी को ज़्यादा स्पेस चाहिए तो वो ज़्यादा स्पेस ला नहीं सकता, बिकॉज स्पेस इज लिमिटेड। अगर किसी सर्कल का एरिया लेट से 22 है और आपके पास लेट से 22 में से आपने अपने भाई को 10 दिया है और आपने उसमें से 12 रखा है, और भाई बोल रहा है, सॉरी, आपने अपने सिबलिंग को 12 दिया और आपने खुद के लिए 10 रखा है, लेकिन अगर भाई बोल रहा है कि नहीं मुझको 12 नहीं चाहिए, मुझसे 12 से ज़्यादा चाहिए, तो तुम 12 से ज़्यादा दे नहीं सकते क्योंकि टोटल 22 ही रहेगा। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे अच्छा चल झगड़ा मत कर, मेरे पास से तू ले ले। तो 22 में से आपने बोला तू 4 मेरे पास से ले ले, तो 4 तुम जब उसको दे दोगे तो उनका 16 हो जाएगा, तुम्हारे पास 6 हो जाएगा, सच दैट की टोटल अभी 22 का मेंटेन है, राइट। तो इसका मतलब जब लोन पेयर बोलता है मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए बैठने के लिए, तो सेंट्रल एटम बोलता है देख मेरा जो सर्कमफरेंस है वो फिक्स्ड है, मेरे पास स्पेस लिमिटेड है, मैं तेरे को ज़्यादा स्पेस नहीं दे सकता। बट लोन पेयर जिद पे अड़ा कि नहीं मुझको स्पेस ज़्यादा चाहिए ही चाहिए। तो क्या होगा स्पेस के लिए, उसको चाहिए स्पेस, वो बल्कि है, उसके बाद परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा है, उसको चाहिए स्पेस। तो अब वो स्पेस लाने के लिए क्या करता है, ये जो आपके पी एटम्स है इन्हें पुश करता है, धक्का देता है, ये ज़बरदस्ती करता है, ठीक है, कि तुम लोग अंदर की तरफ बेंट हो। तो जब ये बेचारे लोग अंदर की तरफ खिसकेंगे, ठीक है, जब ये अंदर की, देखो ये मेरा एंगल देखो अंदर की तरफ चला गया ना, ये देखो मेरा एंगल अंदर की तरफ चला गया, मेरा एंगल ये अंदर की तरफ चला गया। तो जब मेरा एंगल अंदर की तरफ खिसक गया, अंदर की तरफ पुश करेगा, तो पीछे ऑटोमेटिकली ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो गई। तो यानी कि लोन पेयर आने से वो बॉन्ड पेयर्स को क्या करता है, रिपल करता है,
और बॉन्ड पेयर को रिपल्शन नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए। वो बोलते हैं ठीक है लोन पेयर हम तुझसे दूर जा रहे हैं। दूर जाने का मतलब वो लोग अंदर की तरह शिफ्ट हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं पहले अगर हम लोगों के बीच का एंगल थीटा हुआ करता था तो हम लोग अब θ/2 में एडजस्ट कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तू रख ज़्यादा स्पेस। तो इस तरीके से लोन पेयर आता है, बॉन्ड एंगल घटता है। होप सो क्लियर हुआ हो रोनित, अगर नहीं हुआ होगा तो मैं फिर से बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी श्रेयन ने भी कुछ डाउट्स भेजे हैं, उसका देख लेते हैं क्या है उसका। आई थिंक प्रियांशु ने भेजे थे, शायद मैंने प्रियांशु के डाउट सॉर्ट आउट कर दिए थे, बट एक बार चेक कर लेती हूँ, मेरा भरोसा नहीं है। हाँ, प्रियांशु का मैं बता चुकी हूँ, अभी सिर्फ श्रेयन का बाकी है और बहुत सारे मैसेजेस दिख रहे हैं इसमें। तो श्रेयन सारे तो मैं एक बार में नहीं बता पाऊंगी, इतने सारे टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। हर वीडियो में तुम्हारा थोड़ा उसमें मैं डाल दूंगी। चलो क्या है, एक मिनट कहाँ तक बात हो गई थी हमारे, एक मिनट। श्रेयन का पहला डाउट है कि वाई वी आर फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SnCl2 एंड HgCl2। क्यों श्रेयन, क्यों नहीं फाइंड करेंगे? उसको ऐसा लग रहा है कि वो आयोनिक है, राइट? तो तुम ये देखो, कोई भी चीज़ें कंप्लीटली आयोनिक या कंप्लीटली कोवैलेंट नहीं होती हैं, ठीक है? उनके अंदर में कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर होता है, सॉरी परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, देयरफॉर। और उसके बाद नेक्स्ट में उसने बोला है कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बना, सिंपल डबल बॉन्ड तो इनफ था। कौन सा वाला पूछ रहा है वो, ओके। हाँ श्रेयन, उसमें वाली चीज़ तुम सही कह रहे हो। SO3 के केस में उसका डबल बॉन्ड सही था, उसमें आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनाया, ये हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे रेजोनेंस उसमें, तब तुम इसको समझ लेना। अच्छा, और अगर रिपल्शन लेसन करना है तो बॉन्ड लाइन इंक्रीज होना चाहिए ना। हाँ, तो ये तुम्हारा डाउट है कि बॉन्ड लाइन इंक्रीज होना चाहिए, ये बॉन्ड लाइन क्यों इंक्रीज नहीं हुई H2 और O2 F2 के केस में, वो देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है? ये यहाँ पे एक्सप्लेन, तो ये तुम्हारा डाउट है, ये आज की क्लास में हो गया। 115 पर बोले 101, सो विच वन इज, अच्छा मैंने आई थिंक गैस फेज का बोला होगा श्रेयन, वो मुझे चेक करना पड़ेगा डेटा मेरे को भी, क्योंकि याद नहीं है। और उसके बाद एक और उसने इमेज भेजी और बोल रहा है कि देखो ये सारे डाउट्स से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, तुम लोग वीडियो रोक के अपने अपने काम में लग जाओ। श्रेयन के डाउट से अपन उससे बात कर रहे हैं। फिर तुमने एक और इमेज भेजी है जिसमें आई के आजू बाजू में 4 फ्लोरीन बने हैं और Cl है, अच्छा, और बोल रहे हो F पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा ना। F पे कहाँ से होगा श्रेयन, हम लोग तो स्ट्रक्चर I का बना रहे हैं ना। अच्छा हाँ, मैंने ICl4 निगेटिव लिया है, यानी कि 7 4 5, एक मिनट ले वो चेक कर दो। हाँ देखो बिल्कुल सही कह रहे हो श्रेयन तुम, उसमें मैं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लगाना भूल गई हूँ, ठीक है? ये देखो, ये वाला पार्ट मैं बना के दिखा देती हूँ, देखो कैसा है वो। ये बोल रहा है आप, मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ICl4 निगेटिव, ये वाली चीज़ है, ठीक है? एक मिनट, हाँ ICl, एक मिनट, ये है I है, उसके बाद Cl है, फिर F4 है और निगेटिव है, ये इसका मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब वो ये बोल रहा है कि उसमें स्ट्रक्चर में मेरे से गड़बड़ हुई है, जो कि हुई भी है, तो हम लोग देख लेते हैं कि वो स्ट्रक्चर क्या गड़बड़ मैंने किया है। आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं, ठीक है? ये तुम जानते हो। अच्छा, उसके बाद अब वहाँ पे आप लोगों के पास एक और निगेटिव है, मतलब टोटल 8 है। तो अगर I है तो I के पास मैं रैंडम बना रही हूँ, बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग नहीं बना रही हूँ। लेट्स से मैंने ये 5 बॉन्ड बना दिए, तो 5 बॉन्ड का मतलब होता है ये चीज़ कुछ इस प्रकार से, ये ऐसे। अब बचेगा एक लोन पेयर, तो वैसे कायदे से ये ऐसा होना चाहिए, निगेटिव मुझे डालना नहीं चाहिए, बट अगर मैं निगेटिव डाल देती हूँ तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन वहाँ पर होगा, ये तुम वो कहना चाह रहा है, ठीक है? वैसे श्रेयन ये निगेटिव हटा के रखना, क्योंकि वो शायद मैंने निगेटिव डाल दिया होगा, बट निगेटिव की नीड नहीं है वहाँ पर, ठीक है? और ओके, हाँ मैंने वीडियो तो अपलोड की है श्रेयन, यूट्यूब पे दिख नहीं रहा है। कलर वाला जो वीडियो है वो अलग से, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर तब उसमें अपलोड होगा। अच्छा, और वो बोल रहा है कि सल्फर के पास अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एसिड कैसे बना सकता है। एसिड में ऐसा नहीं होता है कि एक ही एस आप लोगों के ऐसे मतलब जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? उसमें जो आपका एक एस होता है वो एक एस सिर्फ और सिर्फ 2 एस से जुड़ा होता है, बाकी 2 लोन पेयर होते हैं, ख़त्म। ये हो गए ना उसके, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस तरीके से,
खत्म। ये हो गए इसके 6, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 हो गए, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके पूरे। तो ये बना लिया और उसके बाद उसकी कहानी खत्म। ये अपने आप में एक सेंट्रल एटम, और फिर ये अपने आप में एक और सेंट्रल एटम, फिर ये अपने आप में एक और सेंट्रल एटम। यानी कि ये अगर सेंट्रल एटम है तो उसकी नज़र से ये दोनों बॉन्डेड है, और अगर ये सेंट्रल एटम है तो उसकी नज़र से उसके आजू बाजू वाले बॉन्डेड है। ये ऐसा है। नेक्स्ट आगे वो पूछ रहा है, अगर ट्रैगो रूल का मतलब होता है नो हाइब्रिडाइजेशन इन एनपी ऑर्बिटल वाले एटम, देन दिस रूल इज इनवैलिड। ना विच रूल ओनली अप्लाइड टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन? देखो, ट्रैगो रूल यूजुअली sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम अप्लाई करते हैं, और लेकिन जो तुमने नीचे मैसेज लिखा है कि ड्रैगो रूल मीन्स नो हाइब्रिडाइजेशन इन एनपी ऑर्बिटल, एनपी ऑर्बिटल क्यों? तुम ये चीज़ मुझे वापस एक्सप्लेन करो, ये मुझे नहीं समझा है। अच्छा, सो इफ फॉस्फोरस डज नॉट डू हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू ड्रैगो रूल, देन आप P4O6 एंड P4O10 शो sp3। देखो, फॉस्फोरस pH3 की बात कर रहा है वहाँ पे, pH3 हाइड्राइड्स। मैंने बार बार हाइड्राइड्स बोला है, ऑक्साइड्स नहीं बोला एक बार भी, ठीक है। अच्छा, और ड्रैगो रूल ग्रुप नंबर 17 में क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है, उसका ये डाउट है। तो देखो, ग्रुप नंबर जो 17 वाले जो तुम्हारे स्पीशीज़ प्राणी होते हैं, उन लोगों को अगर तुम बोलोगे कि आप जाके क्या कहते हैं, एक लोन पेयर रखो और 3 बॉन्ड बनाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। हम लोगों का ड्रैगो रूल का नियम क्या है, 3 बॉन्ड पेयर होने चाहिए और 1 लोन पेयर होने चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आप ग्रुप नंबर 7 वालों से 17 वालों से कम एक्सपेक्ट कर सकते हो, और उनके पास स्पेस भी ज़्यादा होती है, उनका साइज़ भी बड़ा होता है। बस ख़त्म हो गया। और क्या कहानी है? ओके, हाइब्रिड ऑर्बिटल में स्मॉल चीज़ क्या है और फंक्शन क्या है? देखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये जो आप लोगों का रहता है ना, ये जो शेप, इसका होता है बॉन्ड फॉर्मेशन, और इसका कुछ नहीं होता है, फालतू है वो। अच्छा, हाउ विल यू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ IO2F2? यू हैव इट ऑन फर्स्ट डे। मुझे तो याद नहीं है कि ये फर्स्ट डे मैंने कब कहा था, बट कोई बात नहीं, मैं इसको बना देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आयोडीन आप लोगों के पास जो है, उस महान आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आयोडीन 7। आयोडीन के आजू बाजू रफली 2 हम बना लेते हैं। तो आपने 4 यूटिलाइज कर लिए, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7 ये हो गया। इसीलिए IO2F2 कोई नहीं लिखेगा। उसको अगर किसी को लिखना है तो वो लिखेंगे IO2F2 निगेटिव, ताकि ये निगेटिव देकर उसको एक लोन पेयर में क्रिएट किया जा सके। ठीक है, ये हो गया बराबर। अच्छा, अब इसमें और भी देख लेते, कुछ बच गया है क्या? व्हाट्सएप वाले वो देखना पड़ेगा स्टेशन जब टाइम होगा। ओके, और बाकी तो मैंने आई थिंक बता दिए हैं। अगर कोई छूट गया है तो तुम मुझे बता देना। हाँ, नाइट्रोनियम आयन के बारे में बोल रहा है कि नाइट्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर वापस से बताना है। चलो ठीक है, इसको बता ही देते हैं। तो पहले तो नाइट्रोनियम आयन होता क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए। NO2 पॉजिटिव बराबर, ये NO2 पॉजिटिव आप लोगों का नाइट्रोनियम आयन है। कायदे से हम लोगों को क्या करना है, नाइट्रोनियम प्राणी का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन के पास हो गए कितने, 6 + 6, तो ये टोटल होने चाहिए 12 + 5 17, 17 में से 1 चले गया तो हो गया 16। लो, ये बना लिया हम लोगों ने नाइट्रोनियम आयन का। ठीक है, डन। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, नाइट्रोजन एक सेंट्रल एटम है, उसके आजू बाजू आप ऑक्सीजन बना लो 2 सिंगल बॉन्ड से, ये मैंने बना लिए। अच्छा, ये भी डन हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, आप देखो कि आपके पास 16 में से आपने कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ किए। तो 16 थे, आपने 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए, तो बचे कितने, 12 आपके पास रिमेनिंग है। उस रिमेनिंग को क्या करते हैं हम लोग, कॉर्नर एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यही करते हैं ना, कॉर्नर एटम में डिस्ट्रीब्यूट। ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 12 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो मेरे पास अब बचे 0 रिमेनिंग। अब मुझे तुरंत चेक करना है नाइट्रोजन का ऑक्टेट, मतलब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट हुआ कि नहीं हुआ। सेंट्रल एटम का तो ऑक्टेट ही नहीं हुआ है, बेचारे के पास तो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। बताओ, तो अब ऐसे में मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मेरे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं इस ऑक्सीजन को बोलूँगी, लेफ्ट वाले को, कि तुम डबल बॉन्ड बना लो भाई, तो तुम्हारे ऐसा, लेकिन इससे क्या ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट? नहीं, तो राइट वाले को भी डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ऐसा एक ऑप्शन अवेलेबल है। मैं ये भी उसको बोल सकती हूँ कि ऑक्सीजन एक काम करो, तुम यहाँ से अपना, मैं राइट वाले ऑक्सीजन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, तो राइट वाले ऑक्सीजन को ऐसा ही रहने दो। एक काम करो, तुम यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना लो,
लेकिन ये भी एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बट ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस स्ट्रक्चर के मुताबिक नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो उस पर पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड कम बनाया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा रखा है तो इस पर नेगेटिव आएगा, और इस ऑक्सीजन पे एक और पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मल चार्ज है, और फॉर्मल चार्ज वाले स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होते नहीं है, इसीलिए ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है हमारे लिए। बराबर, ये हो गया। सो दिस इज़ योर स्ट्रक्चर, ख़त्म। अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर पे मुझे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे तो कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, बना रहा है, 2 लोन पे रखता है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, बना रहा है, 2 लोन पे रखता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, जो कि वो 4 बना रहा है, 1 बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाया है, और 1 लोन पेयर रखता है, वो लोन पेयर ही नहीं है इस बार। तो लोन पेयर क्योंकि नहीं है एक, इसकी वजह से यहाँ पे +1 का चार्ज आएगा। ठीक है, ये इस तरीके। सो योर नाइट्रोनियम आयन विल लुक लाइक दिस, ये ऐसा दिखेगा। सो देयरफॉर इट इज रिटन एज NO2 पॉजिटिव। यू कैन राइट इट लाइक दिस, या फिर इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल हो सकता है। बराबर, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, बराबर। और लेकिन अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इस वाले स्ट्रक्चर में और इस वाले स्ट्रक्चर में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो तुम बोलोगे ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जब हमने फॉर्मल चार्ज पढ़े थे तो फॉर्मल चार्ज में एक जानकारी हासिल की थी कि जितने कम चार्जेस होंगे चीज़ें उतनी ज़्यादा स्टेबल होंगी।